नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों और कलेक्टर्स को कड़े लहजे में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि चाहे कलेक्टर हो या अधिकारी, किसी को भी आम आदमी को परेशान करने या उसके साथ गलत व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक अधिकारी का आम आदमी को फटकार लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसको लेकर अब एमपी के गृह मंत्री ने सख्त कदम उठाए और अधिकारियों से कहा कि अपना बर्ताव सही करें। और वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा कि वो लोग कर्जे की बात कर रहे हैं, जिनकी सरकार में ना सैलरी थी, ना रोड थी और ना ही बिजली थी। इनकी सरकार में तो आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान था। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वैसे तो हर विषय पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर हमले में शामिल हुए अपने मित्र जाकिर नाइक के फॉलोअर मुर्तजा अब्बासी पर अब तक कोई ट्वीट क्यों नहीं किया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़े में उनकी कार्यकर्ता के रूप में काम करने की पहल सबसे अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को ऐसी अनूठी पार्टी और प्रधानमंत्री और कहीं पर भी नहीं मिलेगा जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। और वो रायसेन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने रायसेन किले के शिव मंदिर खोले जाने की मांग भी की। इस पर विधायक बीजेपी रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि किसी भी मंदिर में ताला नहीं लगेगा, प्रशासन से बात कर जल्द ही मंदिर का ताला खुलवाया जाएगा। इस पर भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया, जिस पर पीसी शर्मा ने कहा है कि धर्म को लेकर बीजेपी की दोहरी नीति है। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा भी सामने आई है, जहां उन्होंने मिश्रा जी की कथा बंद करवा दी गई थी और बीजेपी सिर्फ इवेंट में लगी हुई थी। और मध्य प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल यहां पर उपभोक्ता बिजली जलाए या ना जलाएं, पर उन्हें महीने में 125 से 140 रुपए तक का न्यूनतम शुल्क जरूर देना होगा। बताते चलें कि बीते दिनों बिजली बिलों में वृद्धि की खबर सामने आई थी और अब इसी महीने से फिक्स चार्ज और मिनिमम एनर्जी चार्ज का बोझ भी आम जनता पर पड़ने जा रहा है। शहरी उपभोक्ताओं को 69 तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को 55 रुपए बतौर फिक्स चार्ज देना होगा। हाल ही में नियामक आयोग द्वारा टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया और करीब 300 से अधिक पन्नों के इस टैरिफ ऑर्डर में धीरे धीरे कर उन तमाम बातों का खुलासा किया जा रहा है जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं बोझ साबित होने वाली हैं। टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक अब बिजली ना जलाने पर भी 125 रुपए से लेकर 139 रुपए तक देने होंगे। न्यूनतम चार्ज के नाम पर शहरी क्षेत्र की जनता पर 69 रुपए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर 55 रुपए का चार्ज लगाया गया है। इसके साथ ही अब न्यूनतम एनर्जी चार्ज के रूप में 70 रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो अगर इस आंकड़ेबाजी में जाएं तो शहरी बिजली उपभोक्ताओं को कम से कम 139 रुपए और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को कम से कम 125 रुपए हर महीना बिजली का बिल अनिवार्य रूप से देना ही होगा। इससे साफ है कि बिजली कंपनियां ऊर्जा बचत के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा खपत के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। प्रदेश में महीने भर में एक भी यूनिट खर्च नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से कंपनियां अब तक सिर्फ फिक्स चार्ज वसूल करती थी, जबकि गरीबी रेखा से नीचे वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन न्यूनतम की बात की जाए तो करीब 45 रुपए अब निर्धारित किए गए थे और अब ये नियम दूसरे घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू कर दिया गया है। यानी कि ऐसे उपभोक्ताओं को न्यूनतम चार्ज के तौर पर 70 रुपए देने होंगे। और आपको बता दें कि 2022-23 के लिए बिजली वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति करने वालों में से एक राजेंद्र अग्रवाल ने अब इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली स्थित एपीलेट अथॉरिटी में आवेदन दाखिल करेंगे। और उनका यह भी मानना है कि किसी भी तरीके से मिनिमम एनर्जी चार्ज की वसूली उपभोक्ताओं से करना विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के विपरीत है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में केमिकल युक्त मसालों और घटिया तेल से नमकीन बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। दरअसल बरगी के बरबटी गांव में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने इस फैक्ट्री में छापेमारी कर यह खुलासा किया। फैक्ट्री सील करते हुए संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें कि बरगी थाना प्रभारी रितेश पांडे ने बताया है कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बरबटी स्थित न्यू भारत नमकीन फैक्ट्री में घटिया खाद्य सामग्री से नमकीन तैयार की जा रही है। न्यू भारत नमकीन फैक्ट्री में पुलिस की क्राइम ब्रांच और
खाद्य विभाग की टीम भी बुधवार को पहुंची और संयुक्त रूप से यहां पर छापेमारी की गई। जांच दल को मौके पर केमिकल युक्त मसाले और घटिया तेल से बनाया गया नमकीन मिला है। इसके अलावा कई ऐसे पदार्थ भी जब्त किए गए जो मानव जीवन और सेहत पर संकट पैदा कर सकते हैं। फैक्ट्री संचालक मथुरा विहार कॉलोनी विजयनगर निवासी अमित सिंह और उप संचालक ग्राम सोहन बर्गी निवासी बर्गी बबलू मंसूरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी रितेश पांडे के अनुसार फैक्ट्री में चावल, आटा, अरारोट, पापड़ और खार, गोल्ड स्टार, साइकिल एसिड, ड्राई मिक्स मसाला पाउडर, कई ब्रांड धारा और चिली टमेटो मिला है। इसके अलावा खुले रूप में घटिया स्तर के मसाले, हल्दी, सफेद मिर्च और धनिया पाउडर भी मिला, जिस पर निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर की डेट अंकित नहीं की गई थी, यानी कि उस पर कोई भी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी, जिसे जब्त कर लिया गया है और फिलहाल इस पूरी कंपनी को सील कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इनकम टैक्स ने महाराष्ट्र की कुछ सहकारिता संस्था से लेन देन के मसले पर अब इंदौर के करीब 1000 लोगों को नोटिस जारी किए गए। आशंका है कि संस्थाओं से करीब 300 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। इनमें से एक संस्था का कार्यालय इंदौर में राजबाड़ा में है और आरोप है कि इन संस्थाओं से बिना दस्तावेज की जांच किए नगद लेन देन किया जा रहा है। आईटी के नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन लोगों को और जिन कंपनियों का नाम इस सूची में शामिल है, उन्हें सीधे उक्त सहकारिता संस्था के खाते से राशि प्राप्त हुई है। हालांकि करदाताओं का ये आरोप है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका भी नहीं दिया जा रहा। इससे पूरे लेन देन के मामले में अब संस्थाओं और उनकी ब्रांच ऐसे कई व्यक्ति और लोगों के नाम पर राशि जमा हो रही है जो कि कम आय वाले खाते हैं। संस्था को चेक, डीडी जैसी तमाम चीजों के माध्यम से आगे भेजा जा रहा है और इन्हीं लाभार्थियों की सूची में इंदौर के कुछ लोग भी शामिल हैं। इन्हें सहकारिता संस्था के खाते के चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया और आयकर विभाग लंबे समय से इस संस्था से जुड़े लोगों की निगरानी भी कर रहा था। संस्था के लेन देन को लेकर अब आयकर विभाग द्वारा ये नोटिस भेजा गया है। नोटिस धारा 148 के आधार पर भेजे गए हैं और अभी तक 1000 लोगों को आयकर विभाग द्वारा ये नोटिस किए जा चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां धमतरी में धूप में नंगे पांव बच्चों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि इन बच्चों की मदद राज्य के रिटायर्ड आईपीएस आरके विज ने की है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल को एक खत लिखा है। उन्होंने बच्चों को पानी की बोतल और चप्पल बांटने की मांग की है। दरअसल 6 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सीएम भूपेश बघेल की आलोचना करते हुए बच्चों के लिए चप्पल बांटने की मांग रखी और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चलाई जाने वाली चरण पादुका योजना को बंद कर दिया गया। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि तपती गर्मी में नंगे पांव बच्चों को देखकर हजारों देशवासियों के साथ साथ मुझे भी पीड़ा हुई है, इसीलिए आपको पत्र लिखने पर मजबूर हो गई। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि मैं आज आपको एक नेत्री के रूप में नहीं बल्कि हजारों जरूरतमंद बच्चों के अभिभावक के रूप में ये खत लिख रही हूँ। इस गर्मी में पानी की बोतल और चप्पल को हर बच्चे का पहला अधिकार बनाने की घोषणा की जाए, जिसके अंतर्गत हर प्राथमिक विद्यालयों तक पानी की बोतलें और चप्पल पहुंचाई जाए, जिससे कोई भी बच्चा अपनी जरूरत के हिसाब से सीधे स्कूल से ही प्राप्त कर सके। ये फैसला लाखों गरीब परिवारों के हित को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च करने के आरोप पर आरोपी सिंह ने बताया है कि सांसद सरोज पांडे को पता होना चाहिए कि राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च करने का कोई विधिक तरीका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरे राज्य में प्रचार करना, अपना पैसा खर्च करना है तो पीएम मोदी ने 5 राज्यों में प्रचार किया। उसी खर्च को जनता से पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरोज पांडे अपनी पूरी ऊर्जा बीजेपी में अपने विरोधियों को निपटाने में लगाएं, क्योंकि उनके विरोधी उनकी राजनीति अस्तित्व खत्म करने पर तुले हैं। और बिलाईगढ़ के सरसिवा थाना अंतर्गत मनपसार में एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। बता दें कि एसडीओपी संजय तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को आरोपी देवर खुशराम
टांडेल ने नशे की हालत में वो घर पहुंचा, जिसके बाद अपने भाभी केवरा बाई से खाना मांगने लगा, लेकिन मृतका अपने कमरे में फोन पर बात करने में व्यस्त थी, जिसकी वजह से देवर को खाना देने में उसे देरी हो गई, जिससे देवर आग बबूला हो उठा और दरवाजे में लगी लकड़ी की बेड़ी से उसने अपनी भाभी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तो वहीं घर में मौजूद बाकी लोगों ने आस पड़ोस के लोगों की मदद से मिलकर मृतका को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन वहां पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया। ग्राम मनबसार में बीती रात 9:30-10 बजे के लगभग ये खुशराम टांडेल नामक व्यक्ति अपनी भाभी जो विधवा है वो उससे खाना मांगा और उसी बात को लेके वो मोबाइल वगैरह दे के, तो उसी बात को लेके दोनों के बीच में कहासुनी होने के बाद उसने गुस्से में आके दरवाजे में लगने वाली लकड़ी से उसने उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको आस पड़ोस के लोग आकर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे और पुलिस गश्त के दौरान उससे मुलाकात हुई तो उसको भिजवाया गया और उसकी दुखद देहावसान हो गया। इस पर रिपोर्ट पर 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले से ये खबर सामने आ रही है, जहां बलौदा थाना क्षेत्र के भिलई गांव में एक इंजीनियर के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने आखिर सुलझा ली है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पिता भीम प्रसाद देवांगन द्वारा थाना बिलौदी में दिनांक 16 फरवरी को ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उसके लड़के राजेश देवांगन ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उसकी हत्या कर राजेश के शव को पैरा से छिपा दिया गया। लेकिन बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर थाना बलौदा में धारा 302 और 201 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में ले लिया गया है। क्योंकि मृतक की मदर भी मितानिन थी तो पहले में ऐसा लगा कि उसके थ्रू इनकी जान पहचान होगी। जब बाद में मितानिन को बुलाया गया तो वो काफ़ी डरी हुई थी और उसके आव भाव से उस पर शक हो रहा था। जब उसके कॉल डिटेल को खंगाले गए तो ये बात सामने आई। जो रेशमा के दोस्तों से जब बातचीत हुई तो मालूम चला कि रेशमा और मृतक जो है दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में पिछले 1.5 साल से उनकी बातचीत हो रही थी। उनके बीच जो है आपस में काफ़ी संबंध बने हुए थे और वह बार बार रेशमा को बुलाता था, जिससे कि वो परेशान हो रही थी। ऐसी बात भी सामने आई है कि मृतक द्वारा जो है रेशमा के घर वालों को संबंध में बताने की वो धमकी दे रहा था, जिसके परेशान होकर रेशमा ने अपने एक रिश्तेदार कुर्रे के साथ संपर्क किया और दोनों ने मिलके एक साजिश के तहत इसको फ़ोन करके बुलाया और इसको धारदार जांजगीर चांपा जिले में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां लगता है कि मृत व्यक्तियों का राशन उचित मूल्य दुकान के संचालकों द्वारा सीधा यमलोक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि यह कारनामा केवल अब से ही नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है, जहां उचित मूल्य दुकान से संचालकों द्वारा मृत व्यक्तियों का राशन फर्जी तरीके से निकाल लिया जाता है, जिसकी एक सूची इस वक्त सामने आ रही है। हमारे गांव में राशन की समस्या है, क्योंकि पीडीएस वाले अभी तक के दिसंबर माह की जो बोनस चावल है उसको नहीं दिए हैं और बोलते हैं चावल मांगने पर बोलते हैं कि दिसंबर माह की चावल जो है बोनस नहीं आया है करके। आसपास के लोगों को बोला, हमारे घर के भाई को भी बोला, गए तो उस समय दिसंबर माह में चावल लेने, लेकिन मैं जब गया तो पूछा दिसंबर में चावल आया कि नहीं आया, तो बोला कि आया है लेकिन नेट बंद होने की वजह से नहीं दिया। जब मैंने शक्ति गया बेयर हाउस में तो वहाँ पता किया कि मतलब हमारे सर ऐसे बुकरम पंचायत में चावल आया कि नहीं आया दिसंबर का बोनस चावल, वहाँ पता किया मतलब तो बताया वहाँ से 31 कुंटल 3 किलो आपके यहाँ चावल गया करके यहाँ से। और तो सर मैं बोला कि वहाँ तो अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं, तो क्यों नहीं किए हैं, उसको पता लगा और उसके बाद शिकायत किया ऐसे करो ऐसे बोले पता है क्यों? सर अब एक ही साथ हुआ कि नहीं हुआ उसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है ना, लेकिन चावल जो अभी। और श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोलंबो में राष्ट्रपति के घर में घुसने की भी कोशिश की। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। श्रीलंका के बिगड़े हालातों को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया और वो अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंचने लगे
और ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती महंगाई। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है और इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या भारत की मदद से कोलंबो और नई दिल्ली के रिश्तों में सुधार आएगा? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक दूसरे के निकट आएंगे। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है और इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है और इसकी वजह ये थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था और अब बेकाबू महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बेकाबू महंगाई और किल्लत से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और देश में आजादी के बाद के सबसे खराब हालात ये बताए गए हैं। दरअसल कोलंबो में गुरुवार रात हालत बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि शुक्रवार सुबह से इसे हटा भी दिया गया और राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में उनके आवास पर धावा बोलने की कोशिश की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर पानी की बौछारें की। प्रदर्शन के वक्त राजपक्षे अपने आवास पर नहीं थे और नारेबाजी करती भीड़ ने राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग की और देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के 2/3 बसों और वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से तो छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी और साथ ही श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती भी शुरू कर दी और ये देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है और 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे पारी पारी से कुल 12 घंटे कटौती का ऐलान किया गया है और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 254 रुपए और वहीं 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी करीब 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और यही नहीं, 1 किलो चावल और शक्कर की कीमत करीब 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। तो वहीं चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है और विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।